हमारा कल हम 4 रूल्स देख चुके थे, आज हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं। लेट्स सी, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसके लास्ट में हमको वी ई एस ऐड करना होता है। फिर से देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई होता है, उसके लास्ट लेटर एफ या एफ ई होते हैं, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस यूज़ करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। WIFE रूल के अकॉर्डिंग इसमें एफ या एफ ई, तो एफ ई वर्ड आ रहा है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसको रिमूव करके, एफ को रिमूव करके WIVES, इसका VES, एफ या एफ ई को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पे VES ऐड करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LEAF लीफ, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में एफ आ रहा है, तो हम इस एफ को रिमूव करके इस एफ के प्लेस पे VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, लीव्स। नेक्स्ट वन THIEF थीफ, थीफ के एफ को रिमूव करके और उसके प्लेस पे हम VES ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे, थीव, और इसका प्लूरल बनेगा थीव्स। नेक्स्ट वन SHELF शेल्फ, शेल्फ का एस रिमूव करके हम इसके आगे VES ऐड करेंगे तो शेल्फ्स, ये इसका प्लूरल बन जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ या एफ ई वर्ड आते हैं तो इस एफ और एफ ई को रिमूव करके हमें उसके प्लेस पे VES ऐड करके और हम उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और आप इस रूल को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। नेक्स्ट वन, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होता है पर फिर भी हम उसके आगे VES ना लगाकर एस लगाते हैं, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये हमें माइंड में रखना है। देखिए PROOF, प्रूफ, अब इसमें भी एफ है पर इसके आगे VES ने लगाकर इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ओनली एस ऐड करके, प्रूफ, प्रूफ्स, हुफ, हुफ्स, चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये हमको स्पेशली अपने माइंड में रखना है। अब हमारा रूल नंबर 6, जिन वर्ड्स के लास्ट में ओ होता है तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, उसका प्लूरल बनाते समय हमें ES यूज़ करना है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके आगे ओ होता है, आपको ये माइंड में रखना है कि अगर लास्ट में ओ है तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, ES ऐड कर। अब देखिए टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इसके लास्ट वाला लेटर इसका ओ है तो इसका प्लूरल बनाते समय इसके आगे हम ES ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं पोटैटो, इसका भी लास्ट लेटर ओ है तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसके आगे ES ऐड करके। अब नेक्स्ट वन देखें HERO, हीरो, हीरो में भी लास्ट लेटर ओ है तो ओ के आगे बाद हम ES इसके ऐड करके इसका प्लूरल बना लेंगे। उसके बाद मैंगो, मैंगो के आगे ES ऐड करके और मैंगोज़, इसका प्लूरल बना लेंगे। तो आज हमने अभी तक 3 रूल देख लिए हैं। फर्स्ट रूल हमने देखा था कि एफ या एफ ई होने पर एफ और एफ ई को रिमूव करके VS ऐड करके बनाते हैं। फिर सेकंड जो रूल हमने देखा था कि एफ और एफ ई होते हुए भी हम उसके आगे सिर्फ एस लगा के बनाते हैं। वो सारे वर्ड्स भी आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब ये देखिए कि जिसके लास्ट में ओ आता है, जो ओ लेटर से फिनिश होता है जो वर्ड, तो उसके लास्ट में हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तब हम ये देखिए, और हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा है कि अगर कोई भी वर्ड शॉर्ट फॉर्म में हो या फिर हमारा इंडियन वर्ड नहीं हो, है ना, किसी फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड अगर हम अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं तो वो फॉरेन वर्ड हो गया। तो अगर उस वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे RADIO, अब इसमें भी आप कहेंगे ओ तो इसके अंदर भी आ रहा है पर ये इस रूल से नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एस ऐड करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे इसमें भी एफ और एफ ई वाले हमने 2 रूल्स देखे हैं, तो उसी तरह से इसमें ओ वाले भी 2 रूल है, पर इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये इंडियन वर्ड्स है और ये इंडियन वर्ड्स नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे और इसके अंदर सिर्फ एस लगाकर इनका प्लूरल हम बनाएंगे। जैसे रेडियो के आगे सिर्फ एस ऐड किया, रेडियोज़, पियानोज़, ये सारे फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, इसलिए ये वाला रूल हम इस पर अप्लाई
नहीं कर रहे हैं। फोटो के आगे हम एस लगाएंगे, फोटोज़, किलो, किलोज़। तो ये दोनों रूल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाले दोनों रूल में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखिए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे आप EN या ERN ऐसे जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये सिंपली आप हर क्लास में ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, CHILD चाइल्ड, और इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हमको REN ऐड करेंगे, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन देखेंगे ऑक्स का प्लूरल बनाएंगे तो इसके आगे हम EN यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सन। तो ये डिफरेंट वर्ड्स है थोड़ा, जो आपको अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है तो उसके आगे S लगाकर हम इसके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फादर इन लो, ये कंपाउंड वर्ड्स है, फादर इन लो, ये 3 वर्ड्स ऐड होके अलग अलग वर्ड और न्यू वर्ड बनाते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड के फादर्स इन लो, इसका प्लूरल ऐसे बनेगा, फादर्स इन लो। उसके बाद ये देखिए कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल बनाएंगे कैसे? कमांडर्स इन चीफ। तो एस सिर्फ इसमें ऐड होगा, इस वाले वर्ड में यूज़ होगा, इधर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा चेंज है, स्टेप डॉटर, तो इधर यूज़ करेंगे स्टेप डॉटर्स, इसमें पीछे वाले वर्ड में एस यूज़ हो रहा है डॉटर्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टेप फादर, तो इसका प्लूरल बनेगा स्टेप फादर्स। तो आपको ये डिफरेंट कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9 कि जो प्रोनाउंस होते हैं उनके सिंगुलर से प्लूरल में हम चेंज किस हिसाब से करते हैं। देखिए आई, अगर वर्ड है आई तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? आई का प्लूरल होगा वी। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको इनको ऐसे ही लर्न रखना है और सीखना है। मी का बनेगा अस, माई, इसका प्लूरल हो जाएगा आवर्स, माई सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्फ्स, एंड इधर देखिए ही, शी, इट। कॉमनली अगर इन 3 का प्लूरल सिमिलर होगा दे। उसके बाद हिम और हर, इन दोनों का भी कॉमनली देम होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इन दोनों का होगा देम सेल्व्स। हिज और हर, इन दोनों का होगा देयर। तो ये कुछ ग्रुप में वर्ड्स दे रखे हैं पर इनके प्लूरल 1 ही दे रखे हैं, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10, यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर वर्ड और प्लूरल दोनों सेम वर्ड होते हैं और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। हम दोनों वर्ड को सिंगुलर में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी वही वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम ये कौन कौन से वर्ड्स हैं। DER डियर, इसका सिंगुलर फॉर्म भी यही होगा और अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी इसका वर्ड DER डियर ही होगा, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं FISH फिश, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है तो भी ये फिश होगा और अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो भी ये फिश ही होगा। सो डियर स्टूडेंट, तो आज हमने देखिए कितने सारे, टोटली हम इस पूरे चैप्टर में 10 रूल्स लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आपको इन रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है। आप वर्ड्स सिर्फ जो डिफरेंट है, जो किसी रूल से नहीं बन रहे हैं, आपको बस वही ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप सारे रूल्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये वर्ड्स बार बार लर्न नहीं करने पड़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको नोटबुक में लिखकर चैप्टर का टॉपिक डाल के और इसको नोटबुक में अच्छे से अरेंज करके और लर्न करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, तो हम लोगों ने पढ़ा था राइट इन अ डिजिट, राइट इन अ वर्ड्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि राइट इन अ डिजिट में कैसे लिखते हैं, राइट इन अ वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, शॉर्ट फॉर्म कैसे होती है। एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर से समझा देती हूँ। अगर आपको राइट इन अ वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे? जैसे ये कोई डिजिट लिख ली मैंने, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग? 1s, 10s, 100, 1000। तो ये हमारा क्या हो गया? 1000। ये राइट इन अ वर्ड्स है, ठीक है। 1000,
439। तो ये हो गया हमारा राइट इन अ वर्ड्स, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और लेती हूँ कि जिसको हमको राइट इन अ डिजिट लिखना है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 10,455। तो आप लोगों को देखना है कि डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10,000 से। 10,000 आया मतलब हमारी जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का होगा, 5 डिजिट का। तो कैसे लिखेंगे हम लोग 10,000, तो 10,000 बना दीजिए। 100 की पोजीशन पे कौन है, 4, तो 4 आ जाएगा। एंड 55 वंस और टेंस के प्लेस पे कौन है, 55। तो ये हो गया हमारा राइट इन अ डिजिट में, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि राइट इन अ वर्ड्स एंड राइट इन अ डिजिट कैसे करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म का एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ मैं। जैसे ये कोई डिजिट लिखी मैंने, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो आप लोगों को कैसे लिखना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, 1 है तो 1 ले लिया, इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 0 आप काउंट कर लीजिए, प्लस हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं, टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो कैसे करेंगे, फिर क्या आया, 6 है तो 6 ले लिया, इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, तो 3 0 काउंट कर लिए। फिर है हमारा 3 आया तो 3 ले लिया, डिजिट कितनी है पीछे, 2, तो 2 0 काउंट कर लिए। एंड देन 4, 1 0 एंड 5। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो आपको वापस यही डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, और थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको ये इसी फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1 का 1, 6 आ गया ये हमारा, ठीक है, 1000 के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे 3, 10 के प्लेस पे 4 और देन 5, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसके आगे रीड कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग वो देखिए। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के 2 क्वेश्चन हैं, मैं दोनों एक साथ बता रही हूँ आपको, ठीक है। प्लेस वैल्यू पहले समझ लीजिए कि कैसे करना है उसे। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी कोई डिजिट है, ठीक है, हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में क्या है, कोई भी आपकी, जैसे हम लोगों ने नंबर्स ले लिए, जैसे है हमारा 6, 5, 6, 3 एंड 6। आपको पूछ लिया प्लेस वैल्यू 3 की, आपको बोला है कि 3 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो आप कैसे बताएंगे 3 की प्लेस वैल्यू, काउंट कीजिए इसको, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो हमारा 3 की प्लेस वैल्यू बतानी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, या फिर 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे आप। तो क्या करना है हमको, 3 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, 3 के पीछे कितने 0 हैं, पहले तो देखो प्लेस कौन सा इसका, 1s, 10s, 100 और 1000। ये हमें पता चल रहा है कि 1000 के प्लेस पे, तो ये क्या आ गया हमारा 1000, और 3 के पीछे कितनी संख्या है, 1, 2, 3। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3000, ये इसका प्लेस है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 प्लेस पे, ठीक है, नंबर डिजिट में वर्ड्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको तो आया समझ में आपको कि जो पूछे उसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस लेंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 ये है फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फिफ्थ का फर्स्ट, 4 तक मैं आपको बता चुकी थी, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म तक, ठीक है। 5th क्वेश्चन है हमारा, इन 5, 2, 7, 9, 8। कैसे रीड करेंगे इसको, काउंट कीजिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो क्या बन गया हमारा 52,798 इज इन। अब हमें प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, देखिए इसके अंदर इज इन प्लेस आपको बताना 5 का, सॉरी यहाँ लिखना था हमें 5, ठीक है। 5 इज इन द, इसके अंदर आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 5 की प्लेस वैल्यू मतलब ये रहा हमारा 5। तो कैसे बताया था मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में, 5 ले लिया, कितनी संख्या है पीछे, 1, 2, 3, 4 डिजिट्स हैं, तो हमें 4 0 लगा देने, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी के आगे लिख रखा है एंड 7 इज इन। अब आपको 7 भी बताना है, किस में, इसी में ही 7 बताना। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए 7 लिखना है हमें पहले, और इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1, 2,
तो ये हो गया हमारा 700, मतलब 100 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, सेकंड और थर्ड आपको करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्लेस वैल्यू का 7th क्वेश्चन भी है, तो वो भी आपको करना है इसके अंदर। देखिए, रीड कीजिए इसको। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 2 and 6 की। मैं क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ये भी बता देती हूँ आपको एक एग्जाम्पल इसका भी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 6th नहीं बता रही हूँ, 6th ग्रेटर देन लेस देन है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, पर प्लेस वैल्यू के दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? 2 and 6 की। तो ये हो गया हमारा 28,506। आपको प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है? पहले 2 की, तो ले लीजिए डिजिट 2 ले लिया है ना। 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ऐसे लिख सकते हो चाहे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है ना। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 लिखा, इसके पीछे कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, तो ये आगे हमारे 40। ठीक है, आया ना अच्छे से समझ में? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है अच्छे से, लेकिन ये हमारे अब इस 5th क्लास में भी है, तो हमें ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए अब तो। ठीक है, इसका अब प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 6, यही आपको लिख लीजिए 6 की प्लेस वैल्यू। तो 6 कहाँ है हमारा? 1s पोजीशन पे। अब 1s के कुछ है ही नहीं पीछे, तो 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? 6 का 6। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं इसके 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपको काम फेयर करना है ना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन करने आपको नोटबुक में, फेयर नोटबुक बनानी पड़ेगी मैथ्स की। ठीक है, तो जब भी आपको मंगाई जाएगी यहाँ पे चेक करवाने के लिए, तो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम 5th और 7th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, जो है हमारा प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गया ना। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, प्लेस वैल्यू का मतलब है जो आपके डिजिट दे रखी है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, संख्याएं दे रखी है, तो उसके अंदर क्या करना है, आपको कोई डिजिट पूछेंगे। जैसे 5 का पूछा था इसमें, तो 5 के पीछे कितनी संख्याएं थी? 4 थी, तो 4 का हम लोगों ने प्लेस बताया, तो 5 कौन से पोजीशन पे था? 10,000 के प्लेस पे था, है ना। 7 कौन से प्लेस पे था? 100 के पोजीशन पे था। और यहाँ पे देखो 2 के कौन से प्लेस पे है? देखिए बताइए मुझे, 10,000 के प्लेस पे, और 6 कौन से प्लेस पे? 1s के प्लेस पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको अपनी नोटबुक में 5th और 7th क्वेश्चन लेना है। अब हम करेंगे 6th और 8th क्वेश्चन, जो है ग्रेटर देन और लेस देन का एंड इक्वल का। ठीक है, देखिए अब ये कैसे करते हैं। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा राइट, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये भी आपको अच्छे से आता ही होगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ इसका मैं, 27,365, 27,356। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे ग्रेटर देन लेस देन करेंगे। देखो क्या करना है आपको, पहले तो रीड कीजिए इसको, 27,365 और इधर क्या है 27,356। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, या तो अगर आप लोगों को ऐसे चेक नहीं होता तो कैसे चेक कर सकते हो, पहले तो डिजिट काउंट कर लीजिए। इधर कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, इधर भी 5 डिजिट है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, या 2 ले लीजिए, पहले 2 को चेक कर लो, फिर 7 को चेक कर लो, एक एक डिजिट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर 3 को चेक कर लो। अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 10s के प्लेस पे कौन आ रहा है? 6, और यहाँ पे 10s के प्लेस पे कौन आ रहा है? 5। तो इसी से पता चल रहा है हमारा यहाँ पे 65 हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा हो रहा है? 56। तो आपको पता चल रहा है कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। ठीक है, तो सिंबल किस तरफ बनाना है, जो भी ग्रेटर होती है उस तरफ ऐसा सिंबल आता है। ठीक है, अब इसका एक और बता देती हूँ आपको, कि बाकी के फिर आप लोगों को आप खुद करने सेल्फ। ठीक है, एक और ले लेती हूँ मैं, सेकंड ले लेती हूँ इसका मैं। इसमें है 23,374, 23,374। देखिए इसको रीड कीजिए, 2, 3, फिर 3, फिर 7, फिर 4। अब तो ये तो दोनों सेम आ गया, तो कैसे क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे हम? इक्वल टू का। ठीक है, तो ये आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो 3rd और 4th हैं वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, अब इसी का सिमिलर क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, राइट इन अ
सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद सेल्फ करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल समझा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में वापस आपको एक बार और से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का आज का होमवर्क क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस, एंड देन हम लोगों ने आज पढ़ा ग्रेटर देन लेस देन में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे EVS में लेसन नंबर 1 का फैमिली एंड रिलेशन का पार्ट 3। फैमिली किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की फैमिली होती है, उन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। आगे हम इसको देखेंगे। अडॉप्शन, अडॉप्शन किसे कहते हैं? अडॉप्शन का मीन्स ये होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना या फिर किसी को गोद लेना, उसे हम कहते हैं अडॉप्शन। One sunny day, Shweta and Rashmi went on a picnic to a distant place with their classmates. एक दिन श्वेता और रश्मि पिकनिक पर गए अपने क्लासमेट्स के साथ। They enjoyed and played with their friend in the garden. उन्होंने बहुत इंजॉय किया और खेले अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में। While taking lunch in the garden, जब वो लंच कर रहे थे गार्डन में, शशांक asked a classmate, उसने पूछा रोहित से, Who is she with? वो तुम्हारे साथ कौन है? रोहित asked, This is my younger sister. रोहित ने कहा कि वो मेरी यंगर सिस्टर है। शशांक asked, She was never seen with you early. From where has she come? रोहित ने पूछा, शशांक ने कहा कि वो तुम्हारे साथ पहले तो मुझे कभी नहीं दिखी, पहले मैंने उसको तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन योर यंगर सिस्टर बिफोर, तुम्हारे साथ उसको मैंने तुम्हारी छोटी सिस्टर को पहले तो कभी नहीं देखा। रोहित, शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली में नई है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्ट हर, मेरे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट मीन्स मैंने जैसे आपको बताया था गोद लेना, तो रोहित ने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ वैसे ही द सेम वे शी इज़ द डॉटर टू माई, वैसे ही वो मेरे पेरेंट्स की बेटी हैं। सो दिस इज़ माई सिस्टर, सो इसलिए वो मेरी सिस्टर है। शी इज़ वेरी डियर टू मी, वो मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। शी वॉक विथ मी, वो मेरे साथ चलती है। एंड इमिटेट्स मी, कॉपी मी, वो मुझे मेरे साथ चलती है, मुझे कॉपी करती हैं। तो ये शशांक और रोहित का कन्वर्सेशन था। उसमें रोहित की जो पेरेंट्स होते हैं वो एक गर्ल को अडॉप्ट करते हैं जो कि रोहित की सिस्टर, जो कि फिर रोहित की सिस्टर होती है। वो उसके पेरेंट्स उसे अडॉप्ट करते हैं। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव्स और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। अडॉप्शन का मीनिंग ये है, अडॉप्शन किसे कहते हैं कि कानूनी तौर पर किसी बच्चे को रखने की जिम्मेदारी लेना, उसकी देखभाल करने की, उसकी केयर करने की, उसे प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी लेना अडॉप्शन कहलाता है। आज के टाइम में ऐसे बहुत बार देखा गया, आज के टाइम में बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के, जैसे कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनकी कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, उस वजह से वो उनका अपना बच्चा नहीं हो पाता, तो इस वजह से वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि किसी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उनके घर में सिर्फ बेटे हैं तो बेटे ही बेटे, या फिर बेटियां हैं तो बेटियां ही हैं, तो उनको लगता है कि उनके घर में एक और ऐसा बेटियां है तो उनको लगता है उनके घर में बेटा भी होना चाहिए, और बेटा है तो उनके घर में लगता है कि बेटी भी होना चाहिए। तो उस वजह से वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। या फिर ऐसा होता है कि आज के ज़माने की सोच के अकॉर्डिंग ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग कि मैं फैमिली सिंगल पेरेंट्स मदर बनना चाहती हूँ, तो उस वजह से वो बिना शादी के भी कुछ लोग किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। या फिर कोई सोचता है कि हम अपने बच्चे को जन्म न देकर जो अनाथालय में जो बच्चे हैं उनकी हम देखभाल करें, उनको हम अडॉप्ट करें, उनकी हम देखभाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसी भी सोच रखते हैं कुछ लोग। इस वजह से कुछ फैमिलीज़ में अडॉप्शन बच्चों का अडॉप्शन होता है। आगे हम देखेंगे हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मॉम इज़ गोइंग आउट फॉर 2 or 3 days। ये थिंक एंड आंसर है, इनको आप डिस्कस कर सकते हो। अगर
हाउ वुड यू फील इफ़ यू आर लिविंग इन अ, अगर तुम क्या फील करोगे अगर तुम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो और तुम्हारी मॉम घर से बाहर है 2 और 3 डेज़ के लिए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? डिस्कस विथ योर टीचर। ये चीज़ें एक्टिविटीज़ है, ये हम अभी तो नहीं कर सकते, हम इसको जब कभी क्लास ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्ट होगा तो उसमें हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। हुज रिसेंबल हुम, हुज रिसेंबल हुम मीन्स कौन किसके जैसा दिखता है। रश्मि अलॉन्ग विथ हर सिस्टर कविता वेंट विथ हर मदर, रश्मि अपनी सिस्टर कविता और अपनी मदर के साथ मदर टू अटेंड हर मैटरनल अंकल्स मैरिज, रश्मि अपनी सिस्टर कविता और अपनी मदर के साथ अपने मामा की शादी अटेंड करने गई। हर मौसी जी आल्सो कम देयर, उसकी मौसी जी भी वहाँ आई थी। शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल, उसके पास उन मौसी जी के पास एक लिटिल बेबी गर्ल थी। इन हर लैप, उनकी गोद में। कविता सेड मॉम शी हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस डॉल, कविता ने कहा मॉम देखो कितनी ब्यूटीफुल डॉल है, कितनी ब्यूटीफुल बेबी है। ओ शी हर नोज रिसेंबल नानीज, तो उसने कहा देखो इसकी नोज तो बिल्कुल नानी की जैसे दिखती है। हर आइज रिसेंबल चाचीज, उसकी आइज जो है बिल्कुल चाची जैसी दिखती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्स इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, उसका जो फेयर कॉम्प्लेक्स है, उसका जो कलर है वो उसके ग्रैंडफादर जैसा दिखता है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइट विटिश, तो उस पर उसके जो भाई है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा गेहुआ है, लाइट गेहुआ कलर है। तो इसमें ये बताया गया है कि आजकल फैमिलीज़ में क्या, जैसे कोई नया बेबी होता है हमारी फैमिली में तो हम क्या बोलते हैं, इसकी कोई बच्चा होता है तो हम उसके पास जाते तो उसे हम उसको देख के हम क्या बोलते हैं, इसकी नाक तो नानी जैसी है, इसके बाल पापा जैसे है और इसकी शक्ल इसकी बुआ जैसी मिलती है, हम बोलते हैं। तो आजकल ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि जेनेटिक रीज़न की वजह से ये ऐसा होता है कि उनकी शक्ल उनके फैमिली मेम्बर से मिलती है। हाँ, कुछ के साथ हमारी हैबिट्स मिलती है तो कुछ के साथ हमारी शक्ल सूरत उनसे मिलती है, या फिर कुछ के साथ ऐसा होता है कि हमारी हैबिट्स हमारे बिहेवियर उनके जैसा होता है। कविता मॉम इन माई क्लास अल्पना राइट विथ हर लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड्स राइटिंग इज़ वेरी गुड। मैम मॉम मेरी क्लास में जो अल्पना है उसकी हैंड राइटिंग वो अपने लेफ्ट हैंड से राइट करती है एंड उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत सुंदर है। शी आल्सो गॉट एन अवार्ड फॉर दिस, और उसके लिए उसे अवार्ड भी मिल चुका है। आई आस्क्ड हर वाई डू नॉट यू राइट विथ योर राइट हैंड, मैंने उससे पूछा तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल डू यूज़ ओवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम तो सभी अपने राइट हैंड का यूज़ करते हैं। शी सेड आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं अपना सारा काम, वो कहती हैं कि मैं अपना सारा काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई कांट, मैं राइट हैंड से ट्राई करती हूँ पर मैं लिख नहीं पाती हूँ। तो ऐसा किस वजह से, ऐसा क्योंकि ये उसकी फैमिली में भी कोई होगा तो उनकी वजह से ऐसा होगा कि उनकी फैमिली में कोई होगा तो उनके वो भी ऐसे कोई होगा ऐसा फैमिली मेम्बर जो लेफ्ट हैंड से लिखता होगा, तो उसकी भी क्या कवि जो उसकी फ्रेंड है उसका भी उसमें जेनेटिक वही चीज़ें आई है तो वो उस वजह से वो भी लेफ्ट हैंड से लिखती है। तो ऐसा हमको अक्सर देखने को मिलता है कि हमारी हमारी फैमिली है जिसमें फैमिली मेम्बर है वो सभी एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से शक्ल सूरत से या फिर हमारा बिहेवियर एक जैसा होता है, हैबिट्स एक जैसी होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक दूसरे से मैच करते हैं। विच ऑफ योर फिजिकल फीचर्स रिसेंबल योर फैमिली मेम्बर, विच फीचर्स टू विच मेम्बर्स नोट डाउन इन योर कॉपी। जैसे कि सबके फिजिकल फीचर्स अलग अलग, सबके फिजिकल फीचर्स है तो जैसे कि ये फीचर्स और रिसेंबल, तो आप अपनी नोटबुक में ये टेबल बनाकर अपना बता सकते हो कि तुम्हारा फेस किससे मिलता है। जैसे आपका फेस आपकी मम्मी से लिखता है, मदर से मिलता है तो मदर, आपकी आइज आपके फादर से मिलती है तो फादर, नोज़ आपकी नानी से मिलती है तो नानी, फॉरहेड आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से मिलता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये टेबल बना सकते हो। चाहो तो आप इसे अपनी बुक में ही लिख सकते हो या चाहो तो नोटबुक में बना सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ योर हैबिट्स एंड मैच द विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर राइट इन योर नोटबुक। ये हैबिट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था हैबिट्स भी हम लोग हैबिट्स होती है वो भी फैमिली मेम्बर से मैच होती है।
तो जैसे राइटिंग है, ईटिंग है, टॉकिंग है, वॉकिंग है, पोस्चर है, ये भी आप किसके साथ आपके मैच करते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। जो बच्चों की जो फीचर्स होते हैं जो उनके पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जो बच्चों की जो फीचर्स होते हैं या तो अपने मदर की फैमिलीज़ में जाए मिलेंगे या फिर अपने फादर की फैमिली में मिलेंगे ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। दिस फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स। ऐसे फीचर्स को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक फीचर्स। दिस फीचर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये फीचर्स क्या होते हैं? पास्ड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जो आदतें हमारे दादा में थी, परदादा में थी, उनसे हमारे दादा में आई, दादा से वही आदतें हमारे फादर में आई, तो उनमें से कुछ आदतें होगी वो हम में भी आएगी। तो कहते हैं ना कि जैसे कि घर में कुछ ऐसा होता है जैसे बोलते हैं ये बिल्कुल अपने पापा पे गया, ये बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई है, अपने दादी पे गई है, तो जेनेटिक फीचर्स होते हैं जो उनमें आते हैं। चिल्ड्रंस इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंटल विच आर नॉट हेरिडेटरी। कुछ ऐसे फीचर्स भी होते हैं जो क्या होते हैं कि किसी से मिलते नहीं है लेकिन वो एनवायरमेंटली होते हैं। एनवायरमेंट में जैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हम ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं कि वो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण से आसपास के कंपनी, जैसे हम आसपास जैसे लोगों के साथ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बातें हमें आ जाती हैं, वैसे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, वैसी हैबिट, वैसा बिहेवियर हम करते हैं। आगे है कविता डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स। कविता अंडरस्टैंड समझ गई थी कि वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। वो कविता समझ गई थी कि हम हमारे पेरेंट्स को और हमारे मेंबर्स को पसंद करते हैं। बट वाई ऑल रैबिट्स आर अनलाइक, शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस। बट उसे ये नहीं समझ में आया जो रैबिट है वो एक दूसरे से इतना मैच क्यों करते हैं। शी वॉज कन्फ्यूज, वो इस बारे में कन्फ्यूज है। और इस चीज़ को भी आप डिस्कस कर सकते हो। कैन वी से दैट अनलाइक ह्यूमन बीइंग ऑल अदर लिविंग beings are alike? How does a cow recognize her calf? How does your mother recognize you in crowd? तो ये डिस्कशन है कि कैसे जो काऊ है अपने बच्चे को, अपना जो बच्चा है, काऊ का जो बच्चा है, बछड़ा, उसको कैसे वो पहचान लेती है। वो दिखने में हमको तो सेम ही दिखता है लेकिन जो काऊ है वो अपने बच्चे को कैसे पहचान लेती है। तो उसको ऐसे फीचर्स है उनके अंदर, कुछ ऐसा है जिस वजह से वो उनको पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा है। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज, और माँ अपने बच्चे को भीड़ में कैसे पहचान लेती है, वो उस चीज़ को हम देखते हैं। वी नो दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज़ सर्टेन फीचर्स ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ फॉर फादर्स। जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स है, सब में क्या होते हैं? अपने पूर्वजों के गुण होते हैं। हिज पेरेंट्स फॉर फादर मीन्स होता है पूर्वज, हमारे जैसे दादा, परदादा। बट ही इज़ आल्सो डिफरेंट ड्यू टू सम अदर फीचर्स। बट कुछ अदर फीचर्स भी होते हैं उनके अंदर जो अलग होते हैं। इवन ट्विंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इवन जो ट्विंस होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से। वी हैव लर्न देर आर मैनी रीजन ड्यू टू विच फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या रीजन्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के। इन बोथ ऑफ दिस फैमिली मेम्बर्स परफॉर्म डिफरेंट जो फैमिलीज़ होती है सबके अपने अलग अलग रोल होते हैं, सबके अलग अलग न्यूक्लियर फैमिली होती है उनके अंदर वो जब अलग रहते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है। बट जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर जो जिम्मेदारियाँ होती है वो आपस में बढ़ जाती हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नाउन द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो साइंटिस्ट है, उसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वाज अवॉर्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ का फॉर हिज वर्क डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड को बनाने के लिए। इस क्लास को हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।